friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ एसएसटी पेपर 2 के लिए आप लोगों की चल रही है। काफ़ी सारी सीरीज़ मैं अभी तक आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। ये जो सीरीज़ आप लोगों की चल रही है अभी तक, जो ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों के हुए थे, इन ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ। अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। देखिए 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, या फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, या फिर बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे, तो कलकत्ता था, बॉम्बे था और मद्रास था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। रवि कीर्ति ने लिखा, जुआन ज़ेंग ने लिखा, या फिर फो जियान ने लिखा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है। तो देखिए जो हर्षवर्धन थे उनके विषय में जिन्होंने लिखा था वो रवि कीर्ति थे और जुआन ज़ेंग थे। मतलब ए और बी जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, जो सी है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है। बृहस्पति, बाह्य ग्रह, पृथ्वी, नीला ग्रह, शुक्र, चट्टानों से बना ग्रह। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए तीनों ही बिल्कुल सही तरीके से सुमेल हुए हैं। बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह हैं, पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और जो शुक्र है वो चट्टानों से बना ग्रह है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ए पॉइंट दिया गया है, पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था, स्त्रियां और शूद्र भी इसे सुनते थे। बी पॉइंट है, स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए तीनों, देखिए जो ए और बी दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि देखिए जो पुराणों का पाठ था प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था, स्त्रियाँ और शूद्र भी इन्हें सुनते थे। स्त्रियों और शूद्र को जो वेद थे, देखिए वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए जो बी पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ सुनने की थी, देखिए सुनने के लिए था, ना कि पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था। गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु तेग बहादुर। तो देखिए खालसा संस्था का निर्माण जो है वो किन्होंने किया था। तो खालसा संस्था का निर्माण किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे। राजस्व वसूली के सख्त तरीके, भारी भरकम लगान, या फिर ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके तहत काम करने वाले जो सिपाही थे उनमें असंतोष सिर्फ इसी वजह से था कि वो समुद्र पार करना क्या समझते थे, गैर कानूनी समझते थे कि ये हमारा धर्म है उसके खिलाफ है। ठीक है, भारी भरकम लगान और राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अरिकामेडु का रोमन नाम था पोडुका, पट्टाला, सोपतमा, या फिर काना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो अरिकामेडु का जो रोमन नाम था वो क्या था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, पोडुका उसको कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए दिया गया है, 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर है कि 1 करोड़ व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी।
कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए थे। तो देखिए यहाँ पर बी कथन भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन बी जो है वो ए से पहले आता है। जो बी है वो ए से पहले आता है कि यहाँ पर जो दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंसे और उसके बाद यहाँ पर बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? तो कौन कहता था? देखिए, आवर एक्शन इज कर्म। महावीर कहते थे, बुद्ध कहते थे, अनग कहते थे या फिर पाणिनि कहते थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही है? तो देखिए हमारे कृत्य ही मतलब हमारे एक्शंस ही हमारे कर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा कहा गया है? बुद्ध जी के द्वारा ये चीज़ कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा भ्रशोंत पर्वतों का उदाहरण है? देखिए निम्न में से कौन सा है जो भ्रशोंत पर्वतों का उदाहरण है? अरावली पर्वत, हिमालय, वॉसजेस या फिर एप्लेशियन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है वॉसजेस जो है वो क्या है? भ्रशोंत पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? चुराया हुआ, तोड़ा या दबाया हुआ, नष्ट किया हुआ या फिर बिगाड़ा हुआ, मरम्मत किया हुआ। तो देखिए दलित जो होता है, दलित शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो ये होता है ब्रोकन, तोड़ा या फिर दबाया हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई होती है। देखिए जो आंतरिक परत है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? देखिए जो क्रोड होती है, क्रोड की एक आंतरिक परत होती है, एक बाहरी परत होती है। ये किस चीज़ की बनी होती है? तो देखिए निकिल और लोहे से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं निफे। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको? निफे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ये कौन सी होती है? भूपर पट्टी की होती है। जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, भूपर पट्टी। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत होती है ये होती है सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई, जिसको बोलते हैं Cl। क्या बोलते हैं इसको? Cl कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आप लोगों की कौन सी होती है? मेटल होती है। ठीक है, कौन सी होती है? जो मेटल होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये होती है सिलिका और मैग्नीशिया से बनी हुई, जिसको क्या बोला जाता है? सीमे कहा जाता है। ठीक है, जिसको सीमे कहा जाता है। तो देखिए तीनों ही परत मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपसे आंतरिक परत का पूछा था और आंतरिक परत जो है वो निकिल और लोहे से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखिए अग्नाशय शैल में, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? आग्नेय शैल होगी, अवसादी होगी, कायांतरित होगी या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर होंगे। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शैल हैं, पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं कहाँ पर? अवसादी शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी पर दिनों और रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो देखिए कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात नहीं होते हैं, बल्कि घूर्णन के कारण जो पृथ्वी है उस पर दिन रात बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट सही है। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को देखिए सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही हो जाता है। बी और सी पॉइंट सही है और जो ए है यहाँ पर वो यहाँ पर गलत है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात नहीं बनते हैं, बल्कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। तो यहाँ पर बी और सी पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो देखिए अनेकता में एकता के लिए करा था। प्राचीन सभ्यता,
सांस्कृतिक धरोहर या फिर आध्यात्मिक जीवन। तो देखिए यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किस चीज़ के लिए, अनेकता में एकता के लिए किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो क्वेश्चन है अनेकता में एकता, ये मल्टीपल टाइम आप लोगों का एग्जाम में रिपीट हुआ है। किसी भी तरीके से ये एग्जाम में पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम या फिर सेडिशन एक्ट। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सही है। तो देखिए जो कानून बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आज भी लागू है वो है यहाँ पर राजद्रोह का कानून, सेडिशन एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट है, कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत क्षेत्र है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकरण दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। ये तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ लोग अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये भी बिल्कुल सही है। कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का परंपरागत क्षेत्र है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन से सही हैं? तो देखिए बी और सी पॉइंट जो है वो कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? निम्न कथनों को पढ़िए। ए है, वे उम्मीद रखते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है, उन्हें साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है, उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? तो देखिए जो लोग स्थायी नौकरी के लिए उनको प्राथमिकता देते हैं, इसके लिए तीनों पॉइंट से बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? 2014 में, 1995 में, 2005 में या फिर 2010 में? देखिए मैंने आप लोगों को ये एनसीईआरटी के नोट्स में कराई हुई चीज़ें हैं। 2005 में जो ये घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम है ये पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण ए पॉइंट है, परीक्षण एवं वर्गीकरण के कौशलों का विकास करता है, समय के साथ साथ समाजों में कैसे परिवर्तन हुए की समझ विकसित करना, लोगों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान है वो इन तीनों पॉइंट से ही संबंधित है। तीनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रारंभिक स्तर पर। तो देखिए तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। यह सभी किस चीज़ के रूप में उल्लिखित इनको किया जा सकता है? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर देखभाल कार्य या फिर दोहरा भार, गृह कार्य या फिर भुगतान वाला कार्य। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए जब महिला इस तरीके के कार्य करती है कि वो जॉब भी कर रही है, इसके बाद वो घर के काम भी आकर के कर रही है, तो उसको कहा जाता है दोहरा भार। ठीक है, क्या बोला जाता है? दोहरा भार इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा को चोट पहुँचाती है? फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज के कक्षाओं में रहने को कहती है क्योंकि यह यूनिफॉर्म में नहीं था। शिक्षक एक बच्चे द्वारा घर पर उपेक्षा के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना करने पर एक अन्य शिक्षक के साथ चर्चा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो उसकी गरिमा को चोट नहीं पहुंचेगी। एक शिक्षक छात्रा को साइकिल द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए कहता है, तो यहाँ पर भी देखिए कोई पॉइंट नहीं है। ये शिक्षक एक बच्चे को अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए कक्षा में क्षमा मांगने के लिए कहता है, तो देखिए यहाँ पर भी उसकी गरिमा को चोट नहीं लगेगी। बल्कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वो क्या कर रही हैं? बच्चे को बिना कमीज के कक्षा में रहने को कह रही हैं क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। तो देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? एक ऐसी घटना है जो एक बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं को
अन्याय पढ़ाने का अति प्रभावशाली ढंग होगा? कौन सा? उनको संवैधानिक प्रावधानों को सिखाने के द्वारा, भारत में दीनहीनों पर व्याख्यान देने के द्वारा, विभिन्न वर्गों में आय की विविधताओं पर प्रयोजन देने के द्वारा, या फिर निर्धनता के स्वास्थ्य एवं आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए अन्याय पढ़ाने का जो अति प्रभावशाली ढंग है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ना तो फर्स्ट पॉइंट है, ना ही सेकंड है, ना ही थर्ड है, बल्कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर बच्चे को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहे हैं, रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर्षीकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के लिए 2 विचारों पर ध्यान कीजिए। विचार 1 है, एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। देखिए बच्चे को लेवलिंग तो नहीं देनी है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि केवल कानूनों पर ही चर्चा करें। देखिए केवल एक ही पॉइंट पर चर्चा हो, ये भी यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है? अप्रासंगिक हैं। दोनों ही क्या है? प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में हर्षीकरण पर एक फिल्म दिखाने और परिचर्चा से होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल का चयन कीजिए। विद्यार्थी सक्षम होंगे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को पहचानने में, ग्रामीण क्षेत्र शोषण को स्थान होते हैं यह समझने में, जन चेतना को विकसित करने में, या फिर हर्षीकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए फिल्म दिखाई जा रही है बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र में हर्षीकरण के ऊपर, तो ये किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा? हर्षीकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्न में से कौन सी पद्धति अति उपयुक्त रहेगी? व्याख्यान, क्रीड़ाएं, परिचर्चा, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो देखिए ना तो यहाँ पर लेक्चर विधि है, ना ही क्रीड़ाएं और ना ही पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा? जो परिचर्चा होगी, डिस्कशन होगी, वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। देखिए इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच यह अंतर है कि जो इतिहास है वो अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही है बिल्कुल, कि जो इतिहास होता है या सामाजिक विज्ञान की अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? वो जो हमारा अतीत होता है उसके ऊपर केंद्रित हैं। सेकंड कथन दिया गया है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास अतीत केवल के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं और तिथियों से संबंध है। देखिए यहाँ पर जो कथन सेकंड है वो बिल्कुल गलत है, कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास, जो इतिहास अतीत है वो केवल लोगों, उनकी घटनाओं या फिर तिथियों से संबंध रखता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। केवल इन चीज़ों पर संबंध नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो प्राथमिक स्तर पर ऐड हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा ए जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं समानुभूति, आध्यात्मिका, आज्ञा पालन, या फिर तर्क शक्ति। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है समानुभूति, इम्पैथी। इसके अलावा रीजनिंग, ओबीडियंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है एवं शिक्षक अधिगम को संचालित करता है। देखिए जो प्रत्यक्ष निर्देश होते हैं यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या कर रहा होता है? विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। तो देखिए बिल्कुल सही है। जो निर्देश पद्धति होती है, इंस्ट्रक्शन पद्धति होती है, वहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। कथन सेकंड दिया गया है, अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। देखिए जो खोज पद्धति होती है वहाँ पर जो विद्यार्थी होता है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। देखिए विद्यार्थी सक्रिय भूमिका तो निभाते हैं लेकिन जो शिक्षक है वो सिर्फ सार का निर्णय करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। तो देखिए ए तो सही है लेकिन जो सेकंड कथन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज की क्लास का। देखिए अगर एक राज्य का शिक्षक भारत के दूसरे राज्यों के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है
तो वह अधिगमकर्ताओं के किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर कर रही है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपायों का अधिकार। तो देखिए, अगर एक राज्य का शिक्षक भारत के दूसरे राज्यों के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता तो वो किस चीज़ का, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।